हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को प्लेनेट 4 विक्रम का नमस्कार। तुर्की इस वक्त जल रहा है, लेकिन सरहद पर नहीं, अपने ही दिलों में, अपने ही घरों में। 12 सैनिकों की मौत ने पूरे मुल्क को झकझोर दिया है। ये मौतें किसी बम या मिसाइल से नहीं हुई, बल्कि वो सैनिक तड़प तड़प कर मरे हैं, जिन्हें एर्दोगन ने बेवजह दूसरे देश में ठूंस दिया था। ना कोई युद्ध, ना कोई जरूरत, फिर भी तुर्की के सैनिक मारे गए। और अब जनता एर्दोगन को सवालों के कटघरे में खड़ा कर चुकी है। दरअसल राष्ट्रपति एर्दोगन की एक पुरानी सनक रही है, खुद को इस्लामी दुनिया का खलीफा साबित करने की। वही सनक जो लीबिया से लेकर अजरबैजान तक और अब पाकिस्तान तक तुर्की के जवानों को दूसरे मुल्कों में झोंकने पर मजबूर करती है। और चौंकाने वाली बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जो पाकिस्तान में भारत के खिलाफ शुरू हुआ था, उसी में तुर्की के कई सीक्रेट ऑपरेटर भी मारे गए थे, जिनकी मौजूदगी तक तुर्की की जनता को नहीं बताई गई थी। ड्रोन देने के बहाने दोस्ती के नाम पर एर्दोगन पाकिस्तान को हथियार दे रहे थे और बदले में अपने जवान खो रहे थे। अब तुर्की की सड़कों पर सिर्फ मातम नहीं, गुस्से की चिंगारियां भी उठ रही हैं। लोग पूछ रहे हैं, हमारे जवानों की लाशें क्यों आ रही हैं? एर्दोगन साहब, क्यों आप खलीफा बनने के सपनों में देश के बेटों को बर्बाद कर रहे हैं? और कब तक तुर्की आपके अहंकार और तानाशाही की कीमत चुकाता रहेगा? वीडियो में आगे जानेंगे वो खौफनाक कहानी जिसने तुर्की के 12 सैनिकों की जान ली। कैसे ये सैनिक बिना किसी कारण, बिना किसी सुरक्षा तड़प तड़प कर मरे। यह राज अब धीरे धीरे खुल रहा है, लेकिन असली झटका तब लगेगा जब आप जानेंगे कि जिस तुर्की ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का साथ दिया, अब उसी तुर्की के दरवाजे पर भारत ने बारूद की बोरियां पहुंचा दी हैं। तुर्की के चारों ओर आज भारत की गूंज है। मध्य एशिया से लेकर अफ्रीका तक भारत ने अपने हथियार, अपने डिप्लोमेटिक दांव और टेक्नोलॉजी के ब्रह्मास्त्र ऐसे ऐसे देशों में तैनात कर दिए हैं जो तुर्की की सीमा से लगे हुए हैं। ड्रोन, मिसाइल, रडार, कम्युनिकेशन सिस्टम, हर मोर्चे पर तुर्की घिरता जा रहा है। और एर्दोगन समझ ही नहीं पा रहे कि जिस भारत को उन्होंने हल्के में लिया, वो अब उनके लिए सबसे बड़ा संकट बन चुका है। अब वक्त है जवाब का, बदले का और घाव पर वार का, क्योंकि भारत ने चेतावनी नहीं दी है, भारत ने तैयारी कर ली है। और जब भारत की तैयारी बारूद बनती है, तो सारा का सारा नक्शा बदल जाता है। आगे वीडियो में हर बिंदु पर सबूतों के साथ आपको दिखाएंगे कि कैसे तुर्की की नींव हिल चुकी है और कैसे भारत अब सिर्फ सीमा पर नहीं, तुर्की के सपनों में भी दाखिल हो चुका है। वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे दिल्ली हाईकोर्ट ने तुर्की को ऐसा कानूनी झटका दे मारा है जिससे एर्दोगन सरकार की नींव हिल चुकी है। और फिर जानेंगे कि तुर्की का नाम सुनते ही पाकिस्तान का सेना प्रमुख मुनीर भारत के खिलाफ कौन सा जहर उगल रहा है। आइए सब कुछ जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले देखिए उत्तरी इराक की पहाड़ियों में बसे एक अंधेरी गुफा में तुर्की के 12 सैनिकों की सांसें मीथेन गैस ने छीन लीं। यह हादसा उस वक्त हुआ जब तुर्की की सेना ऑपरेशन क्लाउ लॉक के तहत 2022 में मारे गए एक सैनिक की लाश की तलाश में गुफा में दाखिल हुई थी। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पहले 8 सैनिकों की मौत की पुष्टि हुई थी, लेकिन सोमवार को 4 और सैनिकों के दम तोड़ने की खबर आई। कुल मिलाकर अब तक 12 सैनिक शहीद हो चुके हैं। यह वही इलाका है जहां कभी कुर्द आतंकी संगठन पीकेके ने फील्ड अस्पताल बना रखा था। सैनिकों को सांस लेने का भी मौका नहीं मिला। गुफा लगभग 852 मीटर की ऊंचाई पर स्थित थी। गुफा में मौजूद मीथेन गैस एक अदृश्य, गंधहीन और अत्यधिक ज्वलनशील गैस है जो जैविक पदार्थों के सड़ने से बनती है। बंद गुफाओं में यह गैस ऑक्सीजन को खत्म कर देती है और फिर बिना किसी चेतावनी के दम घुटने से मौत हो जाती है। इस हादसे में 19 सैनिक गैस के संपर्क में आए थे, जिनमें से 12 की मौत हो गई। सेना ने स्वीकार किया कि गुफा में मीथेन के स्तर को जांचने का कोई यंत्र मौजूद नहीं था और न ही पर्याप्त ऑक्सीजन मास्क या बचाव उपकरण। तुर्की का रक्षा मंत्रालय लगातार ऑपरेशन चला रहा था, क्योंकि मई 2022 में एक पैदल सेना अधिकारी की आतंकवादी गोलीबारी में मौत हुई थी। तभी से उसकी लाश की तलाश में ये सैन्य यूनिट काम कर रही थी। अब इन 12 सैनिकों की शहादत ने एर्दोगन सरकार को हिला दिया है। अंकारा में लोगों ने सड़कों पर उतरकर पूछा है, आखिर हमारे सैनिक इराक में क्या कर रहे थे? सैनिकों के शव जैसे ही देश लौटे, एर्दोगन की सरकार पर गुस्से की आंधी चल पड़ी। कुछ लोग कह रहे हैं, खलीफा बनने की ख्वाहिश में एर्दोगन अपने सैनिकों को ताबूत की ओर धकेल रहे हैं। तुर्की ने इराक में पिछले 40 वर्षों से पीके के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, लेकिन अब दोनों पक्षों के बीच संघर्ष विराम की बात चल रही थी।
खलीफा तुर्की की यह पुरानी आदत रही है, दूसरे दूसरे देशों में यह अपने सैनिकों और कर्मियों को भेजता रहता है। भारत के जवाबी ऑपरेशन सिंदूर ने न सिर्फ पाकिस्तान को झटका दिया, बल्कि यह भी खुलासा हो गया है कि इस पूरे संघर्ष में तुर्की ने गुपचुप तरीके से पाकिस्तान की खुलकर सैन्य मदद की थी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक 7 मई से शुरू हुए 4 दिन के संघर्ष में तुर्की ने पाकिस्तान को 350 से ज्यादा ड्रोन सप्लाई किए और अपने सैन्य ऑपरेटिव भी भेजे, जिनमें से 2 भारत की कार्रवाई में मारे गए। तुर्की के इन ऑपरेटिव्स की मौत भारतीय सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान हुई थी, जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के मुरिद और भोलारी जैसे ठिकानों पर सटीक हमले किए। इन ऑपरेटिव्स का काम पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर ड्रोन स्ट्राइक की कोऑर्डिनेशन करना था, यानी वे भारत को चोट पहुंचाना चाह रहे थे। इससे पहले ही भारत ने उन्हें मार गिराया। भारत ने जिन ड्रोन को मार गिराया, उनकी फोरेंसिक जांच से पुष्टि हुई कि वे तुर्की निर्मित आसिस गार्ड सोंगर मॉडल थे, जिनमें राइफल, ग्रेनेड लॉन्चर और मोर्टार जैसे हथियार लगे हुए थे। इसके अलावा बायरक्टार TB2 ड्रोन भी पाकिस्तान को दिए गए, जो टारगेट डेजिग्नेशन और सर्विलांस के लिए इस्तेमाल हुए। आप सभी जानते हैं, तुर्की ने लड़ाई से पहले 6 C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पाकिस्तान भेजे और 5 मई को उसका नेवल कॉर्वेट युद्ध पोत TCG बायूकाड़ा कराची पोर्ट पर पहुंचा, जिसे पाकिस्तान ने गुडविल विजिट बताया, लेकिन भारत ने इसे सैन्य दबाव की कोशिश करार दिया। जिस तुर्की को भारत ने ऑपरेशन दोस्त में सहायता भेजी थी, वही तुर्की अब पाकिस्तान के साथ मिलकर भारतीय सैनिकों पर ड्रोन दाग रहा था। सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि अब उसके कर्म का फल मिल चुका है, जबकि कुछ लोग कह रहे हैं कि यह तो निर्दोष सैनिक थे जो अपने साथी को ढूंढ रहे थे। लेकिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से यह साबित कर दिया है कि दुश्मनों की चालाकी कितनी भी गहरी हो, भारत का जवाब उससे कई गुना ज्यादा घातक होता है। अब जरा ध्यान से समझिए कि कैसे भारत तुर्की के बॉर्डर पर और उसके चारों तरफ बारूद का भंडार बढ़ा रहा है। एक ओर एर्दोगन भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को बैरक्टार ड्रोन और सैन्य सलाहकार भेजकर मदद कर रहे थे, तो दूसरी ओर भारत ने ग्रीस के साथ हथियारों की ऐसी डील कर दी है जिसने अंकारा को झकझोर दिया है। हाल ही में ग्रीस की राजधानी एथेंस में भारतीय वायुसेना प्रमुख VR चौधरी ने ग्रीस के सैन्य प्रमुख से मुलाकात की और दोनों देशों ने रक्षा सहयोग पर ऐतिहासिक समझौता किया। इसके तहत भारत ने ग्रीस को लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल यानी LRSCM देने का वादा किया है। यही मिसाइल ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल की गई थी और अब ग्रीस इसी ऑपरेशन से तकनीकी सीख लेकर तुर्की के खिलाफ तैयारी कर रहा है। बताया जा रहा है कि यह मिसाइल तुर्की के सभी एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर सकता है, यहां तक कि इस मिसाइल के आगे तुर्की का S-400 भी उसे नहीं बचा पाएगा। ग्रीस के मीडिया और थिंक टैंक इस सौदे को पूर्वी भूमध्य सागर के संतुलन को पलट देने वाला बता रहे हैं। इस मिसाइल के बारे में आगे विस्तार से जानेंगे, लेकिन पहले यह समझिए कि भारत अब वेस्ट एशिया में अपना नया क्वाड बना रहा है। ग्रीस, साइप्रस और आर्मेनिया तीनों तुर्की के विरोधी देश हैं और अब भारत इन तीनों के साथ मिलकर एर्दोगन के विस्तारवादी मंसूबों को घेरने निकल पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में साइप्रस और आर्मेनिया का दौरा किया, जहां द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती दी गई। तुर्की को इस गठजोड़ से सबसे ज्यादा डर इसलिए है क्योंकि वह पहले ही साइप्रस के उत्तर हिस्से पर अवैध कब्जा कर चुका है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली है। अब भारत उसी साइप्रस के साथ सहयोग बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ ग्रीस और तुर्की के बीच एजियन सागर की सीमा को लेकर दशकों से तनाव है। ग्रीस UNCLOS कानून के तहत 12 नॉटिकल माइल तक समुद्री सीमा का दावा करता है, जिसे तुर्की खारिज करता है। तुर्की का आरोप है कि अगर ग्रीस का दावा मान लिया गया तो तुर्की को समुद्र में केवल 8.8% हिस्सा मिलेगा। अब ग्रीस का भारत से मिसाइल खरीदना और सैन्य रणनीति सीखना एर्दोगन के लिए सीधी चेतावनी है। एर्दोगन ने भले कहा हो कि तुर्की किसी को धमकी नहीं देता, लेकिन हकीकत ये है कि भारत अब तुर्की के घर में ही घुसकर उसकी रणनीति को ध्वस्त करने की तैयारी में है। और ये खेल सिर्फ ग्रीस तक सीमित नहीं है, बल्कि आर्मेनिया और साइप्रस भी अब भारत के भरोसे एर्दोगन को घेरने निकले हैं। अब जरा ध्यान से समझिए कि भारत जो मिसाइल ग्रीस को दे रहा है वह कितना खतरनाक है। इस वक्त पूरे पश्चिम एशिया में हलचल मच गई है, क्योंकि तुर्की के मीडिया हाउस ट्रेहबर ने दावा किया है कि भारत ने ग्रीस को अपनी S-400 सिस्टम को चकमा देने वाली लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल यानी LRLSCM की अनौपचारिक पेशकश की है। यह वही मिसाइल है जिसे भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने विकसित किया है, जिसकी रेंज 1000 से 1500 किलोमीटर के बीच है।
और जो परमाणु तथा पारंपरिक दोनों तरह के वारहेड ले जाने में सक्षम है। मिसाइल की खासियत यह है कि यह बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भरती है, यानी दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम जैसे तुर्की के S-400 को धोखा देने में माहिर है। अमेरिका के टोमहॉक और रूस के कैलिब्र की तरह यह मिसाइल अत्याधुनिक GPS, इनर्शियल नेविगेशन और टेरेन कंटूर मैपिंग तकनीक का इस्तेमाल करती है और लक्ष्य को 10 मीटर से भी कम की त्रुटि से भेज सकती है। इस मिसाइल को भारत के थल सेना के मोबाइल लॉन्चर से और नौसेना के 30 से अधिक युद्ध पोतों पर लगे वर्टिकल लॉन्च सिस्टम से दागा जा सकता है। इस डील की चर्चा ग्रीस में आयोजित डीफिया 25 रक्षा प्रदर्शनी के दौरान शुरू हुई, जब भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर AP सिंह ने ग्रीस के वायुसेना प्रमुख से एथेंस में मुलाकात की। हालांकि भारत या ग्रीस की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन तुर्की और उसकी मीडिया पहले ही हड़बड़ाहट में दिख रहा है। खास बात यह है कि तुर्की ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को ड्रोन, सैनिक और युद्धपोत तक भेजे थे, और अब उसी तुर्की को डर सता रहा है कि ग्रीस भारतीय मिसाइलों की मदद से इज़मिर और चनक्कले जैसे उसके अहम सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकता है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ग्रीस भारतीय राफेल फाइटर की रणनीति और ऑपरेशन सिंदूर के अनुभव से सीख लेकर तुर्की के खिलाफ युद्ध अभ्यास तैयार कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्रीस और साइप्रस यात्रा को भी इस रणनीतिक त्रिकोण का हिस्सा बताया जा रहा है। अंकारा में मची खलबली इस बात का सबूत है कि भारत अब सिर्फ सीमा पर नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सैन्य मोर्चों पर भी अपने दुश्मनों को बिना एक भी गोली चलाए घुटनों पर लाने की ताकत रखता है। अब आपका सवाल होगा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने तुर्की को कौन सा बड़ा झटका दिया है। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने तुर्की की कंपनी सेलेबी एयरपोर्ट सर्विस इंडिया की याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है। यह वही सेलेबी है जिसकी एयरपोर्ट ग्राउंड सर्विसेज पर भारत सरकार ने सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी थी, और अब कोर्ट ने भी इसे सही ठहराया है। यह फैसला ऐसे वक्त में आया है जब तुर्की ने मई महीने में भारत और पाकिस्तान के सैन्य टकराव के दौरान खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया था। इससे भारतीय जनमानस में भारी आक्रोश फैल गया था, और सरकार ने तुरंत कदम उठाते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर सेलेबी की सेवाएं रोक दी थीं। सेलेबी ने 16 मई को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सरकार के फैसले को चुनौती दी थी। कंपनी ने तर्क दिया कि इससे 3,791 लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ जाएंगी, निवेशकों का भरोसा हिलेगा, और उसे कोई पूर्व सूचना भी नहीं दी गई थी। लेकिन भारत सरकार ने अदालत में स्पष्ट कर दिया कि हवाई अड्डों की ग्राउंड सर्विस एजेंसी के पास यात्रियों की निजी जानकारी, VIP मूवमेंट और बुनियादी ढांचे तक सीधी पहुंच होती है, और ऐसे में अगर कंपनी का जुड़ाव उस देश से है जो दुश्मन के साथ खड़ा है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है। कोर्ट ने सेलेबी की दलीलों को खारिज करते हुए सरकार की कार्रवाई को जायज ठहराया और साफ कर दिया कि भारत अब अपने एयरपोर्ट्स की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। यह फैसला न सिर्फ सेलेबी के लिए बड़ा झटका है, बल्कि तुर्की को भी कड़ा संदेश है कि भारत अब हर मोर्चे पर जवाब देना जानता है, चाहे वह सीमा हो या अदालत का कटघरा। अब आइए जान लेते हैं कि तुर्की का नाम सुनते ही पाकिस्तान का सेना अध्यक्ष असीम मुनीर कैसे भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। दरअसल पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने भारत के उस आरोप को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि मई महीने के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन और तुर्की का साथ मिला था। इस्लामाबाद में नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में अफसरों को संबोधित करते हुए मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान ने अकेले दम पर ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस को अंजाम दिया और किसी बाहरी समर्थन की जरूरत नहीं पड़ी। हालांकि की सच्चाई छुपी हुई नहीं है। सबको पता है कि यह देश बाहरी समर्थन और अल्लाह के रहम पर ही जिंदा है। मुनीर ने भारत के दावों को शर्मनाक कैंप पॉलिटिक्स और तथ्यहीन झूठ करार दिया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर भविष्य में भारत ने पाकिस्तान की आबादी, सैन्य ठिकानों, आर्थिक केंद्रों या बंदरगाहों पर हमला करने की कोशिश की तो उसका जवाब अत्यधिक दर्दनाक और कई गुना ज्यादा होगा। एक तरह से मुनीर अपने जनता के सामने डिंग हाँक रहा है, लेकिन भारतीय सेना के सामने उसकी हवा निकल गई थी। मुनीर बोले कि जंग अखबारों की सुर्खियों या विदेश से खरीदे गए हथियारों से नहीं, बल्कि विश्वास, सैन्य दक्षता, संस्थागत ताकत और राष्ट्रीय संकल्प से जीती जाती है। उधर भारत पीछे हटने को तैयार नहीं है। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने दिल्ली के एक रक्षा कार्यक्रम में खुलकर कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग में भारत एक नहीं 3 दुश्मनों से लड़ रहा था। उन्होंने दावा किया कि चीन ने पाकिस्तान को भारतीय सैनिकों की पोजीशन की लाइव जानकारी दी और तुर्की के ड्रोन लगातार भारतीय सीमा पर मंडरा रहे थे। जनरल सिंह के अनुसार
पाकिस्तान अब एक लाइव टेस्ट लैब बन चुका है, जहां चीन अपने हथियारों को परीक्षण करता है, वहीं तुर्की सैन्य सलाहकारों और तकनीकी मदद के जरिए पाकिस्तान की रणनीति को धार दे रहा है। चीन ने खुद को अलग रखने की कोशिश की और कहा कि पाकिस्तान के साथ उसका रक्षा सहयोग तीसरे देश को निशाना नहीं बनाता। लेकिन भारत के दावे और पाकिस्तान की चीज साफ बता रही है कि इस बार खेल सिर्फ LOC तक सीमित नहीं रहा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।